नमस्कार दर्शकों, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 के चलते जैसा कि हमने देखा कि बहुत से क्षेत्र प्रभावित हुए, उसमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा का, जिसके चलते अभिभावक, अध्यापक और छात्र सभी पर असर पड़ा। लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, जिसका असर बच्चों की शिक्षा, उनकी सेहत, उनकी दिनचर्या, उनकी डिसिप्लिन हर चीज़ पर पड़ा। और अब जब एक लंबे अंतराल के बाद स्कूल फिर से शुरू हुए हैं, तब हम उनकी शिक्षा के स्तर में कैसे बदलाव ला सकते हैं, उनकी दिनचर्या कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, उनकी सेहत पर कैसे ध्यान दे सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस कार्यक्रम में, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है गवर्नमेंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल मोवा की मैडम दीक्षा गंगराड़े जी को। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैडम। तो सबसे पहले मैम ये जानना चाहूँगी कि जैसे एक लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं, तो कोविड-19 की किन गाइडलाइंस को आप लोग फॉलो कर रहे हैं जिसमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो? मैडम, कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन हमारी संस्था द्वारा पूरी तरह से किया जा रहा है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बिल्कुल। जैसे ही स्कूल आरंभ होती है जी, वहीं से ये नियम भी हमसे जुड़े हुए से हैं। बिल्कुल। गेट पर ही हमने हाँ एक व्यक्ति को बैठा के रखते हैं जी, जो बच्चों का फीवर चेक करता है, और यदि किसी बच्चे को सर्दी खांसी की कोई समस्या है तो उसको वहीं रोककर उसके घर फ़ोन कर पेरेंट्स को बुलाकर उसको दिया जाता है। जी, साथ ही साथ बाकी और बच्चों का भी चेक किया जाता है। वहीं पर हमने सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। जी, बच्चे वहाँ पर हमने एक ऐसा स्टैंड बना के रखा है जिसको बच्चे पैर से पुश करते हैं अच्छा, और ड्रॉप लेकर बच्चे क्लास में प्रवेश करते हैं। जी, वहाँ पर भी हमने एक कमरे में जैसे बैठक की व्यवस्था 50 थी तो 50% के साथ में हमने व्यवस्था की है। जी, एक रूम में 20 से 25 बच्चे ही 50% पूरा कर दिया है। अच्छा, बैठाए जा रहे हैं। जी, एक सीट पर एक ही बच्चा बैठा रहे हैं अच्छा, ताकि संक्रमण का खतरा ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे भी मास्क लगाकर पानी की बोतल लेकर आ रहे हैं। अच्छा, शिक्षकों को भी हिदायत दी गई है कि वे मास्क का उपयोग करें, बिल्कुल, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। जी, इसके साथ ही जैसे ही स्कूल हमारा बंद होता है तो पूरे स्कूल में हम सैनिटाइज करवाते हैं अच्छा, ताकि बच्चे और शिक्षक सभी अगले दिन के लिए सुरक्षित रहें। अच्छा। और वैक्सीनेशन हुआ है क्या आपके यहाँ स्कूल में सभी का? मैडम, टीचर्स का जी। वैक्सीनेशन लगभग पूरा हो चुका है अरे वाह, ताकि हमारे शिक्षक भी सुरक्षित रहें जी, और बच्चे भी। तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है आपके स्कूल ने। और अब मैं ये जानना चाहूँगी, जो पहला दिन था जब बच्चे स्कूल आए, आप भी गए होंगे पहले दिन, तो आपका अनुभव कैसा रहा उसमें? मैडम, हम लोग तो लगभग ऐसी कुछ व्यवस्था है हमारे यहाँ कि हमको जाना ही होता है। अच्छा, कुछ न कुछ काम, शासन की योजनाएं, शिक्षक भी समय समय पर लॉकडाउन के दौरान भी शासन से परमिशन लेकर आते रहे, जी, क्योंकि बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया, हाँ, बिल्कुल, बोर्ड के नामांकन की प्रक्रिया, बोर्ड के फॉर्म की प्रक्रिया, जी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण, अच्छा, बच्चों से असाइनमेंट लेना, हम्म, तो ये बहुत तमाम कार्य थे जिसके लिए शिक्षक आते रहे। अच्छा, लेकिन इतना जरूर है कि जब शिक्षक आए हाँ, तो सब यही कहते थे जी, कि कब स्कूल खुलेगा, कब बच्चे आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि जी, बच्चों के बिना एक सूनापन, हाँ, चारों सन्नाटा सा नजर आता था। जी, जी, या हम यूँ कह लें हाँ, कि जिस तरह से घर में परिवार का होना आवश्यक है, जी, लाइब्रेरी में पुस्तकें, गुलदान में गुलदस्ते, जी, ठीक उसी तरह से स्कूल की शोभा हमारे बच्चे। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मैडम ये जान के। और अब मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चों की प्रतिक्रिया उस दिन क्या रही? वो दिन उनके लिए कैसा रहा? कैसा सेलिब्रेट किया आप लोगों ने उसको? मैडम, जब बच्चे आए जी, तो उनका डर दूर हो सके इसलिए इसके हमने ध्यान जी, दिया और जी, बच्चों का स्वागत किया अच्छा, फूलों की पंखुड़ियों के माध्यम से। हाँ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बिल्कुल, हम उनको टीका नहीं लगा सकते हाँ, थे, हाँ, हम उनको पास में नहीं जा सकते थे, तो दूर से ही हमने फूलों की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया अरे वाह, और माहौल को जी, खुशनुमा बनाने का प्रयास किया।
वहीं बच्चे भी कम नहीं थे। हाँ। उन्होंने शिक्षकों को फूल देकर सम्मानित किया। अरे वाह। अच्छा, इस प्रक्रिया में जो स्कूल खुला और बच्चे शुरू हुए आए, तो क्या आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसमें? पर हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उपस्थिति की। हाँ बिल्कुल जी। क्योंकि एक समय तक बच्चे घर में रहे, फिर उनको वापस हाँ। क्लासरूम में लाना, बिल्कुल। उनके भय को दूर करना। हाँ। तो जब बच्चे आने लगे, हाँ। उन्होंने देखा, महसूस किया जी। कि संस्था में पूरी पर्याप्त व्यवस्था है और पढ़ाई भी हो रही है जी। तो वे आपस में अपने, क्योंकि हमारे ऑनलाइन भी हो रहा है, हाँ, तो हाँ। ऑनलाइन के माध्यम से भी शिक्षकों ने उनको अच्छा। ये संदेश देने का प्रयास किया। जी। तो अब बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है। बढ़ रही है। जी। अच्छा। अच्छा, और बच्चे जैसे अब इतने दिन तक घर में रह गए, 1-1.5 साल हो गया है, तो क्या उनके मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का? हाँ मैडम, ये जरूर देखने में आ रहा है कि जो बच्चे जितने एक्टिव रहते थे, हाँ। उसमें थोड़ी कमी आई है। जी जी। और अभी भी बच्चे क्लास में ही ज़्यादा रहते हैं। हाँ। क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। जी। तो बच्चे थोड़े सिमट से तो गए हैं। हाँ, मैं जी वही हाँ। जानना चाह रही थी। अच्छा, हाँ। अब जब पढ़ाई की हम जैसे बात करते हैं, तो इतने साल तक, अभी 1-1.5 साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मतलब जी। उतना ध्यान भी दे पा रहे थे कि नहीं, तो उनकी शिक्षा के स्तर में क्या बदलाव हुआ है? मैडम, ऑनलाइन क्लास के कुछ फ़ायदे भी हुए। अच्छा। जैसे नए नए इनोवेशन हुए हैं। हाँ। नए नए आयामों को हमने अपनाया है। जी। मैंने स्वयं भी यूट्यूब का एक सहारा लिया। जी जी। अपने किताबों का तो लिया ही, हाँ। लेकिन जो नेट की सुविधाएं हैं हाँ। उसको भी अपनाया। अच्छा। तो जो हमारा पढ़ाने का तरीका है उसमें भी चेंज आया और थोड़ा सा पढ़ाने का से थोड़ा नया चेंज होने से बच्चे अट्रैक्ट भी हुए हैं। अच्छा। और उनको नया नया नॉलेज भी मिला है। जी हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि ऑनलाइन जब पढ़ा रहे थे, तब आप लोगों के क्या क्या उसमें प्रयास थे, आप लोग क्या क्या कर रहे थे? मैडम, नई टेक्निकों को हमने अपनाया। जी। चूँकि यूट्यूब हमारे लिए एक नया था। हाँ बिल्कुल। मोबाइल से पढ़ाना, जी। नेट का सहारा लेना, उससे जी। पढ़ाना, जी। और इसको अपनाया गया। हाँ। साथ ही साथ बच्चों को हमने समय समय पर हिदायतें भी दी कि कोविड-19 के नियमों का पालन किस तरह से करें। इसको भी हम उनसे जुड़े रहे। जी। मोबाइल से, ऑनलाइन टीचिंग से हमारा जो बच्चों के साथ संबंध था में जुड़ा रहा। अच्छा। वो खत्म नहीं हुआ। जी। और पढ़ाई की जो प्रक्रिया है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, वो भी निरंतर चलती रही। अच्छा। अच्छा, ऑनलाइन जिन बच्चों के पास ऑनलाइन माध्यम नहीं था, जिनके पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, या जो नेटवर्क इशू हुआ, तो उस समय आप लोगों ने फिर क्या चालू किया? मैडम, उसमें कुछ बच्चों ने, कुछ टीचर्स ने ये बच्चों को संदेश पहुंचाया कि शासन से कुछ समय में जब थोड़ा कोविड कम हो गया था, तो परमिशन लेकर के ये जो अपने डाउट थे वो फ़ोन के माध्यम से या अच्छा। जैसे भी टीचर से संपर्क करके उन्होंने अपने डाउट क्लियर किए। अच्छा। जिनके पास मोबाइल नहीं था, जी। उन बच्चों के लिए खास करके। और कुछ स्वशासी जो सहायता वाली संस्था है, उन्होंने भी बच्चों को मोबाइल दिए। कुछ टीचर्स के पास भी यदि मोबाइल एक्स्ट्रा थे तो वो भी बच्चों को दिए गए ताकि उनकी पढ़ाई चलती रहे। अच्छा। अच्छा, एक मोहल्ला क्लासेस, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। मोहल्ला क्लास का कंसेप्ट भी मैडम जी। कोविड के दौरान ही आया। हाँ, इसलिए मैं जानना चाह रही थी। क्योंकि उस समय स्कूल में संक्रमण के कारण बच्चों को बुलाना संभव नहीं था। बिल्कुल। अतः आसपास के क्षेत्र में, जैसे पेड़ के नीचे या जहाँ पार्क है, वहाँ पार्क के इसमें कुछ बच्चों को इकट्ठा कर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाया गया ताकि उनकी पढ़ाई ना छूटे। अच्छा, जैसे प्राइवेट स्कूलों में प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं घर में पढ़ने के लिए, तो क्या ऐसे आप गवर्नमेंट स्कूलों में भी दिए गए प्रशासन द्वारा? जी हाँ मैडम, एक शासन की बहुत अच्छी योजना आई, आमा राइट प्रोजेक्ट। अच्छा। उसमें गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को ये प्रोजेक्ट दिया गया। साथ ही साथ बच्चों को कुछ क्रिएटिव वर्क भी दिए गए। हाँ। तो बच्चों ने उसको बनाया, बच्चे लेकर भी आए हैं। अच्छा। और इसमें बच्चों का खास तो ये फायदा हुआ कि जो लिखने की प्रैक्टिस उनकी छूट गई थी, जी जी जी, वो चालू रह सके। अच्छा। अच्छा, और जैसे अब इनके जो शिक्षा की क्या प्रणाली आप लोग तय कर रहे हैं कि जिसमें सिलेबस पूरा कवर हो, जो छूट गया है बच्चों का, कुछ बेस मिस हो गया है, तो इसके क्या प्रयास हैं आप लोगों के? मैडम, उसके लिए एक तो शुरू से ही ऑनलाइन क्लासेस तो ली ही जा रही है। जब लॉकडाउन था उस समय भी
तो सिलेबस तो मैडम जो हमारा करिकुलम है वो तो सिलेबस तो पूरा हमारा हो ही रहा है। अच्छा। सिलेबस के हिसाब से एक वार्षिक कैलेंडर बनाया जाता है हमारे विभाग द्वारा, और हमारी संस्था भी बनाती है कि किस मंथ में कितनी यूनिट्स पूरी करना है जी। तो उसको उसका आधार लेकर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि उनका कोई भी कोर्स ना छूटे। अच्छा, तो मैडम आपसे आगे भी बात करेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। कहाँ चले? वही है सब। हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं। हैं? दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं एक अंतराल के बाद स्कूल की, तो इसके पहले मैडम हम बात कर रहे थे कि सिलेबस आप लोग कैसे कवर कराएंगे, क्योंकि कुछ कुछ छूट भी गया होगा बच्चों का, तो थोड़ा सा और बताइए हमारे दर्शकों को इसके बारे में। मैडम बच्चों को रिवीजन भी किया जा रहा है जी। जिन बच्चों का छूटता है उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की भी व्यवस्था की जाती है। अच्छा। अतिरिक्त समय देकर भी हाँ। हमारे शिक्षक उनको कराते हैं। अच्छा अच्छा, जब सिलेबस की बात कर रहे हैं तो मिड सेशन में स्कूल खुला है, या जो पिछली पढ़ाई नहीं हो पाई ज़्यादा अच्छे से बच्चों की, तो क्या शासन ने भी पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं? मैडम अभी जहाँ तक कोर्स कम करने की बात है वो तो नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सिलेबस पूरी यूनिट को बांट करके करते हैं। अच्छा। तो लगभग सिलेबस तो हम समय पे पूरा करते हैं। और रही बात बच्चों को याद कराने की, तो हम एक्स्ट्रा क्लास के द्वारा अतिरिक्त समय देकर उनको पूरा कराते हैं और उनको हम थोड़ा सा गृह कार्य भी देते हैं, होमवर्क भी देते हैं, ताकि बच्चे पिछड़े ना और उनकी पढ़ाई होती रहे। अच्छा अच्छा मैम, एक और बात मेरे को पूछनी थी कि अब बच्चे बहुत लंबे समय के बाद स्कूल आ रहे हैं, तो डिसिप्लिन तो बहुत कम हो गया होगा, है ना, उनका रूटीन, या तो उसके लिए आप लोगों के क्या प्रयास हैं कि उनको वापस डिसिप्लिन बनाने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए आपके स्कूल क्या करता है उसके लिए? मैडम अब बच्चे स्कूल आने लगे हैं तो स्कूल में तो डिसिप्लिन में रह रहे हैं, क्योंकि जैसे बच्चे थोड़े से सहमे हुए भी हैं। हाँ, तो क्लास में ही आजकल रह रहे हैं, पूरा हाँ। समय अपनी एक सीट पर जी बैठते हैं और यदि निकलते भी हैं तो बहुत अब आजकल इधर उधर नहीं जा रहे हैं। हाँ। कोविड-19 के नियमों के तहत ही वे रहना सीख गए। जी, पर जैसे सुबह उठना, जल्दी आना और डेली स्कूल आना, इसके लिए आप लोग उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? मैडम उसमें बच्चों को समझाइश दी जाती है। हाँ। कि वे समय से उठें, समय का महत्व उनको बताया जाता है जी। और उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वे क्लास समय पर पहुँचे और अपना काम भी समय पर करने की आदत जैसे वे अभी तक करते आ रहे थे उसे अपनाएं। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहती हूँ मैडम कि जैसे बच्चे मतलब कुछ का बेस छूट गया होगा, जैसे अब क्लास 2, क्लास 3 वाले जो छोटे बच्चे हैं जिनको हाथ पकड़ के लिखवाना रहता है, तो उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैडम उनके लिए अभी बीच में कुछ टेस्ट भी लिए गए शासन के द्वारा, जिसमें बच्चों ने टेस्ट दिया। उसके पहले उनको कुछ छोटे छोटे कोर्स थे वो शिक्षकों के द्वारा करवाए गए, जैसे सेतु पाठ्यक्रम एक चलाया गया। जिसमें जो उनका छूटा हुआ था उनको पढ़ाया गया। अच्छा अच्छा, ये एक सवाल हमारी महिलाओं के लिए, मतलब एक जानकारी कह सकते हैं आप, कि अनुशासन की कमी जैसे बच्चों में हो गई है, या वो घर में पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं इतने समय निकल जाने के कारण, तो हमारी महिलाएं क्या करें जिसमें घर में बच्चों को अनुशासित कर सकें? मैडम इसमें महिलाओं की भी भूमिका
काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ। और महिलाओं को भी चाहिए कि सबसे पहले तो अपने घर का माहौल खुशनुमा रखें, जी जिसमें कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो बनाए रखें। जब बच्चे पढ़ाई में बैठते हैं तो उनको पूरा सहयोग दें। जी साथ ही साथ जैसे कि ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं तो महिलाओं का दायित्व है कि वे मोबाइल चेक करें और यह भी चेक करें कि जब क्लासेस लग रही है तो बच्चा पर्टिकुलर स्थान पर बैठा हुआ या नहीं, अच्छा। क्या कर रहा है, जी। पढ़ाई कर रहा है या पर मोबाइल छोड़ कर के कहीं चला गया है। तो ये माताओं का भी, महिलाओं का भी, बहनों का भी एक दायित्व है कि वे इनके ऊपर थोड़ा नज़र रखें, क्योंकि अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ स्कूल का ही नहीं, घर का भी आवश्यक है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जी। और मैम जैसे अब पिछले 1-1.5 साल से बच्चे घर पे हैं, है ना, चाहे वो बैठे हुए हैं या खेल ही रहे हैं, तो उनकी सेहत पर इसका क्या प्रभाव हुआ है? हाँ मैडम, बच्चों की एक्टिविटी तो कम हुई है, क्योंकि बच्चे भी घर के अंदर कैद हुए हैं एक तरह से हम जी, मान लें। जी। उनका भी घूमना फिरना, हाँ। बच्चों से मिलना, पार्क में खेलना कूदना, जी। यह बंद हुआ है। तो कुछ बच्चों का यह देखने में आया है कि थोड़े से वजन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को ये जानकारी दी जाती रही है कि हल्का फुल्का व्यायाम करें, प्राणायाम, योग का सहारा लें, ताकि उनका तनाव भी कम हो और सेहतमंद भी रहे। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने खेलकूद स्कूल में शुरू किया है या नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं? मैडम, खेलकूद कोविड-19 के नियमों के साथ मास्क लगाकर बच्चों को हल्का फुल्का अभी शुरू करवाया है। अच्छा। कुछ थोड़ी सी खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई हैं कोविड-19 के नियमों के तहत सावधानी बरतते हुए। अच्छा, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे स्कूल ड्रेस वगैरह, तो अभी क्या बच्चे सिविल ड्रेसेस में आ रहे हैं या स्कूल ड्रेस अनिवार्य है? मैडम, जिन बच्चों के पास में स्कूल ड्रेस है वो तो पहनकर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी शालीनता के साथ, जैसे लड़कियां हैं तो सलवार सूट, और अच्छा। इस तरह के लड़के हैं तो शर्ट पैंट, ये हमने अलाउ किया है। जी। क्योंकि अभी चारों ओर हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, तो परिवार के बजट पर और पर्स पर भी इसका प्रभाव पड़ा जी, है। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा उन अभिभावकों के लिए है कि जैसे बच्चों को वो घर पे नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके खुद की शिक्षा उतनी नहीं होती होगी, तो कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें और वो करें? मैडम, मेरा पालकों से यही अनुरोध है कि यदि मान लीजिए कुछ पालक जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, तो हम अपने बच्चों को यह न बताएं कि हम कॉलेज नहीं गए, या हम जो हमारा पॉइंट है उनके सामने न रखें, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अनुभव तो बच्चों से पालकों को ज़्यादा है। जी जी। तो वे अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए बच्चों को प्यार भी करें और एक अनुशासन अपनी निगरानी में भी रखते हुए उनको आगे बढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको अपने अनुभव बताएं, कुछ अच्छे प्रसंग बताएं, ताकि बच्चों का मन पढ़ाई में लग सके। अच्छा, और मैडम, अब मैं चाहती हूँ कि आप चलते चलते हमारे अभिभावकों को एक संदेश दें। मैडम, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हम सावधानी रखें, और एक सकारात्मक सोच रखें। बिल्कुल हम इन बातों पर ध्यान न दें कि अब कोविड तो नहीं आएगा, जी जी, इस तरह की हम बातें ना करें। हम अच्छा ही संकल्प लें कि हम बिल्कुल सावधानी बरतेंगे तो अब कुछ नहीं होगा, सब सुरक्षित रहेंगे जी। और इसी सकारात्मक सोच के साथ रहें, क्योंकि जैसा हमारा संकल्प है उसी में हमारी सृष्टि है जी। और जीवन में संघर्ष, परिस्थितियाँ आती जाती रहती है, बदलती रहती है, हम उससे न घबराएं, उसका सामना करें। और डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की ये पंक्तियाँ जो आज भी प्रासंगिक है जी, आप पढ़ सकते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो,
इस अंधड़ में साहस तोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन, जब तक सांसों में स्पंदन, उसका हाथ नहीं रुकता, उसका हाथ नहीं रुकता, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पंक्तियाँ थी आपकी और बहुत अच्छा लगा। आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारियों से हमें साझा कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, समय का इशारा हो गया है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। अपने अगले अंक में कुछ अच्छी और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।